दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, अब तक हम जूनियर एडेड की तैयारी करवा रहे थे। वह तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लगभग क्या कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोग जो कहेंगे उसके हिसाब से मैं वीडियो डाल दूंगा। वैसे तो लगभग सारा का सारा तैयारी कंप्लीट हो चुका है। कुछ वीडियोज मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में है और कुछ जीआईसी के प्लेलिस्ट में है। आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से बहुत कुछ है। एक बार प्लेलिस्ट को सर्च कर लीजिएगा। आज के बाद से यदि आप लोग प्राइमरी टेट यूपी का या फिर यूपी जूनियर टेट या सी टेट का प्राइमरी या जूनियर किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या उसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिसका परीक्षा संभावित है कि नवंबर से दिसंबर में यूपी टेट का हो जाएगा और कुछ दिसंबर से कुछ जनवरी तक सी टेट का होना है, तो उसका कंप्लीट कोर्स यहाँ से तैयार करवाया जा रहा है। यानी आपके कंप्लीट कोर्स का मतलब मेरा ये हुआ कि आपके जो सिलेबस के मुताबिक कुछ लेक्चर भी आपको यहाँ से मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। ठीक है ना? यानी प्रतिदिन आपको 2 या 3 वीडियो मिलेंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। इसके पहले 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये प्राइमरी का जो आपका सॉल्व्ड पेपर है 2019 का, जो परीक्षा 8 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका सॉल्व पेपर अपलोड हो चुका है। यह जो है अपर प्राइमरी का है, मतलब ये कि यह सेकेंड पेपर है जो क्लास 6 से 8 के लिए है। जो परीक्षा यह भी 8 जनवरी 2020 को ही हुआ था और ये 2019 का पेपर है। आइए देखिए, पहला प्रश्न है, वह लड़का वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? अब आपको ये बताना है कि वह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है ना? तो वह देखिए आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना? यह, वह, ये, वे, ये संकेत कर रहा है ना कि निश्चित चीज की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वैसे संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो सो, मतलब ये होता है कि जो तुम चाहोगे सो मैं करूँगा, ऐसा जो सो शब्द आते हैं। निजवाचक सर्वनाम की जहाँ तक बात है, इसमें स्वयं का बोध होता है, स्वयं, अपना, अपने आप। जैसे मैं यह काम स्वयं करता हूँ, मैं यह काम अपने आप करता हूँ, ऐसा कुछ शब्द होगा तो निजवाचक हो जाएगा। और अनिश्चयवाचक में जो होता है, अनिश्चयवाचक वह होता है जिसमें किसी वस्तु की निश्चितता न हो, जैसे कोई, कुछ, ऐसा शब्द होता है अनिश्चयवाचक में। ठीक है ना? हम व्याख्या भी करते चल रहे हैं, तो इससे होगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। दूसरा देखिए, मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? विशेषण पूछ रहा है, तो इसमें मित्रों गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि यह जीवन भर सुख भोगने की बात हो रही है। अब संख्यावाचक जो विशेषण होता है, तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें संख्या की बात होती है, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 100 रुपए, कुछ ऐसा होता है, वो संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। क्लियर? सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसको दूसरा देख लीजिए। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम जो होता है, होता तो सर्वनाम है शब्द, लेकिन वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, जैसे यह मेरा घर है, तो यह शब्द जो है यह घर की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है ना? यह है तो सर्वनाम, लेकिन घर की ओर क्या कर रहा है? यह संकेत कर रहा है। तो इस तरह से इस तरह का शब्द हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तो हो ही गया। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसी लगे इसको भी देख लीजिए। परिमाण का मतलब होता है माप तौल। क्या होता है? माप तौल।
जैसे कोई माप तौल के शब्द जो आते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं, जैसे 10 किलो घी, 5 किलो चावल, 3 क्विंटल अनाज, बहुत सा घी, थोड़ा सा दूध, ऐसा कुछ शब्द होता है ना। तो एक निश्चित परिमाणवाचक होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। इसमें भी जो है कि दो कैटेगरी होती है। आइए इस पर चर्चा कर लिया जाए। निश्चित परिमाणवाचक होता है और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, ठीक है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित में तो क्लियर है कि 10 किलो, 5 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, ऐसा कुछ होगा। अनिश्चित में जैसे बहुत तेल, बहुत लड़के, थोड़ा दूध, थोड़े आदमी, माने वहाँ संख्या निश्चित नहीं हो रहा है, तो वहाँ क्या होता है, निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तीसरा देखिए, दांत और जीभ की स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो दांत और जीभ के ये बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? कहते हैं हम दंत्य वर्ण। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण कहते हैं। क्लियर? अब मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं? इसको देख लीजिए। मूर्धन्य वर्ण किसे कहते हैं? ये देख लीजिए। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड, ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है ना। कंठोष्ठ वर्ण जो होते हैं, कंठोष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? अब यह आप जान लीजिए। जो कंठ और होठ से बोले जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब होठ और दांत से बोले जाने वाले कौन से वर्ण हैं? जैसे व, देखिए वो आपका होठ जो है दांत को स्पर्श करता है। सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ वह होता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये दंतोष्ठ वह होता है, कंठोष्ठ नहीं होता है, ठीक है, सॉरी। कंठोष्ठ वर्ण क्या होता है? जो कंठ और होठ जो दोनों स्पर्श करते हो, कंठ और होठ, जैसे ये आपका हो जाता है ओ, औ, ओ, औ, ये आपके क्या हो जाते हैं? कंठोष्ठ हो जाते हैं। और वो क्या होता है? दंतोष्ठ हो जाता है, ऐसे। और दंत वर्ण तो जानेंगे, त, थ, द, ध, न, ऐसा। चौथा देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ठीक है ना। तो 4 का आपका हो जाएगा ए, च तालव्य महाप्राण है। यह क्या है? यह अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। जैसे देखिए, म ओष्ठ वर्ण है, प फ ब भ म, उसका उच्चारण ओठ से होता है, और म सघोष भी है। तो यहाँ तीसरा देखिए, अल्प प्राण है और दंत वर्ण त थ द ध न दंत वर्ण होते हैं। ख आपका देखिए महाप्राण है, यानी चौथे का, और ये कंठ वर्ण है। तो ये तीनों सही है, चौथा आपका गलत है। अब आइए इसका थोड़ा सा व्याख्या जान लिया जाए कि अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब ये क्या होते हैं, अघोष सघोष क्या होते हैं। तो देखिए, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये 5 वर्ण होते हैं ना हर एक वर्ग में। तो पहला और दूसरा आपका हो जाता है अघोष। इसको ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा वर्ण, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या हो जाता है? अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो जाता है सघोष। मतलब ये कि क ख अघोष हो गया, और ग घ अंग क्या हो गया? सघोष हो गया। च वर्ण में च छ अघोष हो गया, और ज झ य ये आपका सघोष हो गया। उसी तरह से ट में ट ठ, माने शुरुआत का 2, यह अघोष होता है, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वह क्या होता है? सघोष होता है। ये समझ में आ गया। अब आइए इसके बाद फिर, अब अल्प प्राण महाप्राण कौन होता है? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है ना। तो पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण, फिर तीसरा होता है अल्प प्राण, चौथा होता है महाप्राण,
फिर पांचवा होता है अल्प प्राण, ऐसे होता है अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है ना। लेकिन घोष की जब बात आती है तो दो अघोष और ये तीन क्या हैं, सघोष। अब तो शायद आपको नहीं भूलना चाहिए, क्लियर है ना। आगे देखिए पांचवा, देखिए बाण का पर्यायवाची है, क्या है बाण का पर्यायवाची, तो नहीं सॉरी, बाण का पर्यायवाची क्या नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सारंग जो कि मृग का पर्यायवाची होता है, बाकी सिलीमुखी आशुग विशिक बाण का पर्यायवाची है। छठवां देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है उसका आधार निदानात्मक परीक्षण से है। जब परीक्षण निदान करने योग्य होगा तभी तो उसका उपचार किया जाएगा, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वह निदानात्मक परीक्षण है। बाकी न व्याख्यात्मक परीक्षण है, न पाठ्य पुस्तक का परीक्षण है और न स्व परीक्षण है। सातवां देखिए, अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, अयोगवाह जो है न स्वर में होते हैं न व्यंजन में, यह एक तरह से योग, इन दोनों के योग में नहीं होते हैं, यह अयोग होते हैं, फिर भी इसको वाहित किया जाता है अर्थात ढोया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। और केवल विसर्ग ही अयोगवाह नहीं होता है। देखिए अंग, अह और एक चंद्र बिंदु, ये तीनों जो है अयोगवाह के ही श्रेणी में आते हैं। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक होते हैं चंद्र बिंदु, ठीक है ना। तो इस तरह से विसर्ग तीन होते हैं और अयोगवाह तीन होते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। अब आइए आठवां देख लिया जाए। आठवां, निम्नलिखित सूची को क्या करना, आपको सुमेलित करना है। और ये प्रश्न क्या है कि एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, तो सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती का, यानी कि 1 का 3। रामचरितमानस किसने लिखा, चौथा माने 4 तुलसीदास। सूर सागर किसने लिखा, सूरदास। और भक्तमाल किसने लिखा, नाभादास, यानी कि 2 3 4 1 सॉरी 3 3 4 3 4 2 1, हाँ, तो 3 4 2 1 आपका कौन सा हो रहा है, तीसरा हो रहा है। 8 का आपका हो जाएगा 3। नवा देखिए, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है। देखिए पहला प्रश्न है, उससे बैठा नहीं जाता। दूसरा है, राम से खाया नहीं जाता। तीसरा, राम पत्र लिखता है। चौथा, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें 2 भाववाच्य है मित्रों, ये दोनों, पहला और दूसरा, अर्थात इसके हिसाब से आपका विकल्प हो जाएगा 4, पहला और दूसरा, ये दोनों सही है। अब वाच्य आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो वाच्य आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, कर्तृवाच्य, कर्तृ, ऐसे होता है, 1 मिनट, जो 3 होता है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। माने कर्तृवाच्य पे कर्मवाच्य ही होना चाहिए, भाववाच्य बाद में होता है। हाँ ऐसे। अब देखिए कर्तृवाच्य माने जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, यानी कि क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े। क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता है तो क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़ता है। कर्मवाच्य क्या होता है, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और जब क्रिया का फल भाव पर पड़ता है तो भाववाच्य होता है। भाववाच्य जो है अक्सर वह अपूर्ण मतलब एक तरह से वाक्य होता है, उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, या यूँ कहिए कि नहीं लगता है। जैसे अभी आप इसमें पढ़ रहे हैं कि उससे बैठा नहीं जाता, तो भाव बता रहा है
कि माने वह बैठ सकता है, वह बैठने में उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज कोई ऐसी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है जिससे वह बैठ नहीं पा रहा है, माने बैठा नहीं जा रहा उससे। राम से खाया नहीं जा, राम खाना खाता है, रोज खाना खाता है, लेकिन आज उससे खाया नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसलिए खाया नहीं जा रहा है। तो ये भाव बता रहा है, जिसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, ऐसा जो शब्द होता है भाववाच्य के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। कर्मवाच्य क्या है कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, श्याम के द्वारा घर जाया जाता है, ऐसा कुछ जो द्वारा शब्द आता है, यानी कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग 10वां देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन ये पूरा का पूरा मैं व्याख्या कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसलिए अगर आप यहाँ से पूरा कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं और वीडियो का कलेक्शन मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है और शैली अच्छी लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अपने दोस्तों को ज़बरदस्त कीजिए। और देखिए प्रतिदिन आपको 2 वीडियो मैं देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश करके मैं 3 दूंगा, लेकिन 2 से कम आपको नहीं मिलेगा। 10वां देखिए, अनुस्वारपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सही है? अनुस्वारपूर्ण अनुनासिक ध्वनि, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक का उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। तो इसमें जो दिया है विकल्प 4 दिया है, केवल तीसरा सही है, केवल पहला सही है, पहला और दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सब सही है। तो 10 का आपका हो जाएगा 3, पहला और दूसरा सही है, क्योंकि अनुस्वारपूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ठीक है ना, अनुस्वारपूर्ण अनुनासिक ध्वनि है और पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये दोनों सही है। चलिए आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 11 का ए। मुनि शब्द जो है कि एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। जैसे मुनि आता है, मुनि आते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों प्रयोग होते हैं, जैसे फूल खिलता है, फूल खिलते हैं। आ रहा समझ में ना। तो इसलिए ऐसे शब्द जो होते हैं वह अक्सर एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। बाकी बेटा लड़का और बालिका ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बेटा का बेटे, लड़का का लड़के, बालिका का बालिकाएं, ऐसा बहुवचन बन जाता है। 12वां देखिए, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 12 आपका दोस्तों करहाट कड़ा, ये कपित कैथा ये भी सही है, कुछ कोख ये भी सही है, अष्ट आठ ये भी सही है, करहाट कड़ा ये सही नहीं है। मतलब ये कि ये प्रश्न ही आपका जो है ये गलत जैसे कि है। यहाँ ये होना चाहिए तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही शब्द ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी 3 शब्द सही है, इसलिए आयोग इसको विवादित माना था इस प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपदेश का निर्देश अशुद्ध है किसमें? तो देखिए 13 का आपका हो जाएगा निमधन अज्जित निमज्जित, उत्धन ग्रीव ये बिल्कुल सही है, अधधन सेरा अधसेरा सही है, निधन खरा निखरा सही है, लेकिन निमज्जित में निधन मज्जित होता है, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यही वाला उत्तर सही हो जाएगा कि निमधन अज्जित निमज्जित जो है ये निर्देश सही नहीं है। 14वां देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो 14 का आपका हो जाएगा 14 का हो जाएगा 4 मधुमक्खी, यानी मधु की मक्खी। क्योंकि तत्पुरुष समास में देखिए, तत्पुरुष समास में दोस्तों आपका ये कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक के चिन्ह छिपे होते हैं।
ठीक है ना। इसके चिन्ह जो है क्या होते हैं, छिपे होते हैं, और समास विग्रह करते हैं तो प्रकट होते हैं। इसे मधु की मक्खी ऐसे होगा। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, आप जानते ही हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही तत्पुरुष समास में आएगा ही नहीं, क्योंकि जो पद संख्यावाची हो प्रथम पद, वह क्या होता है, द्विगुणिक समास होता है। पीताम्बर भी नहीं होगा, क्योंकि यह कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर भी क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, क्योंकि पीत और अंबर विशेषण विशेष से बना हुआ शब्द जो होता है, वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। दौड़ धूप भी नहीं होगा, क्योंकि दौड़ धूप का अगर सही संविच्छेद किया जाए, सही अगर समास विग्रह किया जाए तो दौड़ और धूप होगा, जिससे दौड़ना और धूपना, मन धूप में दौड़ना, यानी दौड़ना और धूपना, दौड़ और धूप जो है कि आपका हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसलिए आपका 14 का चौथा ही सही है, मधुमक्खी। 15 देखिए, सिर पर सवार रहने का अर्थ है। सिर पर सवार रहने का जो सटीक अर्थ है, देखिए पीछे पड़ना ही होगा। वैसे थोड़ा बहुत बाधक होना लग रहा है, लेकिन बाधक होना दूसरा चीज है और पीछे पड़ना दूसरा चीज है। तो इसलिए जो है कि इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा पीछे पड़ना। और इस पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, इस पर आधारित 2 प्रश्न है। कला और अन्योन्याश्रित का तात्पर्य है। कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है। तो आपका हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका 3। एक दूसरे पर आश्रित जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, अन्योन्याश्रित कहते हैं। ठीक है ना। 17 देखिए, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है, यानी गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। तो 17 का आपका हो जाएगा 2, जो जीवनोपयोगी हो। 18-19 देखिए, या इसमें एक 2 लाइन का पंक्ति दिया हुआ है और इसमें से 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा और नयन नयन बिनु बानी। इस पद में कौन सा भाव है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, भाव। तो कौन सा भाव है, इसमें मधुर भाव है, क्योंकि इसमें कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है, मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका मधुर भाव हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 19 देखा जाए, यह पद्यांश किस कवि का है, यानी कि इस पंक्ति को किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का 3, तुलसीदास ने इसको लिखा है। 20 देखिए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए चांदनी चौक में जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब आइए संज्ञा भी देख लिया जाए कि भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है। अब यहाँ आप देखिए, जो द्रव्यवाचक जो होता है, इसमें वस्तुओं मतलब जैसे तरल पदार्थ या फिर धातु या अन्य जो चीज़ें जो रत्न हैं, वह जो है कि द्रव्यवाचक में आते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब द्रव्यवाचक में आएंगे। भाववाच्य में क्या है, जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, जैसे मित्रता, बचपन, बुढ़ापा। ठीक है ना। ऐसा शब्द जो है कि यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम जब आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, एक ग्रुप, एक समूह की बात होती है, यानी कि उसकी एक जाति होती है, एक वर्ग होता है, एक कैटेगरी होता है। ऐसे शब्दों को हम जो है कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, मैं एक आसान शब्द से मैं समझा दे रहा हूँ कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। जैसे देखिए, अगर नदी आ गया तो यह आपका जातिवाचक है, और अगर गंगा आ गया यानी नदी का नाम आ गया
तो आपका हो गया क्या, व्यक्तिवाचक। उसी तरह से अगर ये कृष्णा आ गया माने नदी का नाम, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, जब नदी का नाम आ जाएगा तो आपका हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक। और नदी केवल अगर आ गया तो आपका हो जाएगा जातिवाचक। मतलब ये पहाड़, देखिए पहाड़ जातिवाचक है, लेकिन हिमालय, शिवालिक, कंचनजंगा नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देश जातिवाचक है, लेकिन देशों का नाम चीन, जापान, भारत, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जब नाम दे देगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ये आप जान लीजिए, आज के से नहीं भूलना है। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो 21 का आपका हो जाएगा ए, सुबुद्धि का कुबुद्धि होता है और सुबुद्धि नहीं होता है। कीर्ति का कीर्ति बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष बिल्कुल सही है। आरोह का आरोह बिल्कुल सही है, क्योंकि यही एक विकल्प जो है कि विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। 22 देखिए, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, तो आइए मिलान कर ही लिया जाए। तो आपका ये 22 हो जाएगा, तलवार का हो जाएगा आपका कृपाण, यानी 1 का 4। टेढ़ा का हो जाएगा आपका वक्र, तरु का हो जाएगा आपका वृक्ष, और पटु का आपका हो जाएगा प्रवीण। तो इस तरह से मतलब 4 3 1 2, तो 4 3 1 2, यह आपका ये पहला ही विकल्प सही है। ठीक है ना। आगे देखिए 23, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है, तो 23 का आपका हो जाएगा 4, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो यानी कि अब ये देखिए, मिश्र वाक्य क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और उसके बाद कई सहायक वाक्य हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य वाक्य होता है। ठीक है ना। वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आइए इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। वाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, तो सरल वाक्य सीधे वह घर जाता, मैं खाना खाता हूँ, तुम पुस्तक पढ़ते हो, वगैरह वगैरह ऐसा। उसके बाद होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य माने माने एक दो वाक्य आपस में किसी एक शब्द से जुड़े हुए हों, जैसे अव्यय शब्द से जुड़े हुए हों। जैसे मैं घर गया लेकिन तुम नहीं मिले, वाक्य तो 2 है, लेकिन शब्द को डाल करके दोनों दोनों शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है ना। आज वर्षा होती लेकिन आकाश में बादल नहीं है, या किंतु आकाश में बादल, कुछ भी, किंतु, लेकिन, आकाश, वा, अथवा, और ये सब शब्द जुड़ करके जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं, हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य अभी मैं बताया। मिश्र वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके बाद से कई आश्रित आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, मतलब प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से, हाँ ये तो हो गया 23। 24 देखिए, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। तो द्वार द्वार का मतलब द्वार द्वार पर से इसका मतलब है दरवाजे दरवाजे पर। तो पर जब चिन्ह लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। तो 24 का आपका हो जाएगा 3। ठीक है ना। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है, तो दोस्तों आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती ही सही है। ठीक है ना, यानी 25 का ए। मिट्टी का माधव का क्या अर्थ है, 26 बहुत ही मूर्ख, ये इसका अर्थ है। ठीक है ना। बाकी और समझदार होना, कृष्ण की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, ऐसा कुछ नहीं है। 27 देखिए, तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। तद्धित का संधि विच्छेद 27 का आपका हो जाएगा 3, तत् धन हित, क्योंकि त का सीधे ध हो जाता है, तत् धन हित तद्धित। ठीक है ना। उत्धन कंठा उत्कंठा, ऐसे। आगे देखिए, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्विग्न, तो 28 का आपका हो जाएगा 3, उत्धन विघ्न। उत्धन विघ्न, उद्विग्न का संधि विच्छेद। बाकी ये उत्धन दिघ्न, उत्धन
भिन्न, उत्धन, दिन्न, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। 29, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 29 का आपका हो जाएगा 3। इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्योंकि अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में डूबो रही थी, तारा घट रूपी उषा, ऐसा इसमें रूपक अलंकार है। 30 देखिए, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित वर्षति बहार वर्षा की है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो दोस्तों इस पंक्ति में आपका जो अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। क्योंकि घनश्याम का दो अर्थ है, एक कृष्ण, घनश्याम का दो अर्थ है, एक कृष्ण और एक बादल, माने काला बादल, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। मित्रों इस तरह से वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और इस तरह से व्याख्यात्मक चाहिए या केवल टू दी पॉइंट केवल आपको आंसर चाहिए, यह भी आप बता दीजिएगा। क्योंकि मेरा प्रयास है कि एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न मैं करवा दूं। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके भले के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रतिदिन आपको 2 वीडियो मिलेगा। और लगभग आपके जो यूपी टेट या सी टेट का जो एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है, उसका जो सिलेबस, उस सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ से वीडियो मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।